अस्सलाम वालेकुम। हम और आप, हम सब का शुमार अवाम में होता है। वो अवाम जो टैक्स देती है, जो हर चीज़ पे टैक्स देती है, जो सेल्स टैक्स देती है, जो इनकम टैक्स देती है, जो कोई भी चीज़ ख़रीद के लाती है तो उस पर टैक्स देती है, जो बिजली के बिलों पे टैक्स देती है, जो स्विगी गैस के बिलों पे टैक्स देती है, जो पेट्रोल पे टैक्स देती है। यानी कोई मकाम और कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ अवाम से टैक्स वसूल ना किया जाए। ठीक है, दुनिया भर में टैक्स लिया जाता है और अवाम पे करते हैं और खुशी से पे करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन साथ ही आप ये भी देखें कि जिन भी तरक्की याफ्ता ममालिक में आवाम से टैक्स वसूल किया जाता है, तो उनकी जो उस शहर की इंतज़ामिया होती है या सिटी गवर्नमेंट होती है या सूबे की सूबाई हुकूमत होती है, वो उनके पास जो ये सारी कलेक्शन जाती है, जो शहर कमा के देता है, वो सारी उस पर ईमानदारी के साथ खर्च की जाती है। यही वजह है कि आप जाके मगरबी किसी भी मुल्क को देख लें या चाइना को देख लें, रूस को देख लें, जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, सऊदी अरब को देख लें, इस्लामी ममालिक में और भी ममालिक हैं, तुर्की को देख लें, तो ये और दुबई को देख लें, तो ये क्यों इस वजह से वो इतने ज़्यादा जन्नत जैसे नज़र आते हैं, क्यों इतने साफ़ सुथरे नज़र आते हैं, क्यों वहाँ सड़कें टूटी हुई नज़र नहीं आती, क्यों वहाँ गटर उबलते हुए नज़र नहीं आते, क्यों वहाँ कचरा नज़र नहीं आता, बदबू नहीं होती, साफ़ सुथरा माहौल होता है, क्यों होता है? वहाँ के लोग भी टैक्स देते हैं, यहाँ के लोग भी टैक्स देते हैं। और कराची तो आपको पता है कि 70% रेवेन्यू मुल्क को कमा के देता है। कराची वो इलाका है, वो शहर है, तो सबसे ज़्यादा कमा के हुकूमत को देता है। और हुकूमत भी ठीक ठाक फ़ंड इसके लिए रखती है, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सिंध हुकूमत हो। फ़ंड मिलता है, लेकिन फ़ंड इस्तेमाल सही नहीं होता, लगता सही नहीं। अरबों रुपए मिलते हैं और उन अरबों में से पता नहीं कितने अरब करप्शन की नज़र हो जाते हैं, अपने तायुशात की नज़र हो जाते हैं। यही वजह है कि आप देख लें कि जितने भी हमारे सियासतदान हैं, मैं तो इस वक्त सिंध की बात करूँगा, बाकी सूबों की भी ज़ाहिर है कोई बहुत ज़्यादा काबिल फ़ख्र वहाँ की सूरत हालात नहीं है, लेकिन चूँकि हम इस वक्त कराची की बात कर रहे हैं, हैदराबाद की बात कर रहे हैं, सिंध की बात कर रहे हैं, तो यहीं की बात कर रहे हैं। तो आप देख लें, सिंध में चले जाइए, तो सिंध में जो भी काम अगर कोई अच्छा हुआ है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के ज़माने में हुआ। उसके बाद बेनज़ीर के इब्तदाई दौर में हुआ है, लेकिन उसके बाद बेनज़ीर के साथ जो ज़रदारी नाम की बीमारी चिमट गई थी, उसने जो करप्शन का बाज़ार गर्म किया, वो बेनज़ीर की शहादत के बाद भी बदस्तूर आज भी जारी व सारी है। ज़रदारी साहब को जो इमरान खान जो कुछ कहते हैं, वो शायद गलत नहीं कहते, क्योंकि आप जाके सिंध को देख लें, सिंध में तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है। लाड़काना को ही देख लें, जहाँ वो उनका गढ़ समझा जाता है, गढ़ी खुदाबख्श को देख लें, दीगर सिंध के इलाकों को देख लें, फिर कराची जो उनको कमा के देता है, जहाँ वो बड़े बड़े बंगलों में डिफेंस में रहते हैं, जहाँ की सड़कों से वो गुजरते हैं। तो एक सिवाय शायर फैसल के, और जो शायर फैसल है ये भी आपको याद रहे कि शायर फैसल भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी। बहरहाल इसको इन्होंने दोबारा बनाया, मज़ीद उसके अंदर बेहतरी लाई। पर एक वही रोड आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी रोड बनी हुई है, जिसको आप कह सकते हैं कि ईमानदारी से बनाई गई है, या जिसमें कम पैसा खाया गया। वरना जितनी भी रोडें कराची में बन रही हैं, उनका जो हाल है, और फिर मुस्तफ़ा कमाल के जाने के बाद से लेकर अब तक कोई ऐसा बड़ा काम आप बता दें जो किसी मेयर ने किया हो। मुस्तफ़ा कमाल के बाद जो मेयर आए हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा लोग जिनको यानी पहचानते हैं, हालांकि शोहरत उनकी मनफी है, वसीम अख्तर। वसीम अख्तर साहब ने कौन से कारनामे अंजाम दिए, ये लोगों को अच्छी तरह पता है। अगर उन्होंने कोई कारनामा अंजाम दिया होता तो वो पब्लिक का सामना करने की हिम्मत रखते और लोग उनको खुशी के साथ वोट देते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया। और अ, इनके ऊपर जो इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं वसीम अख्तर पे, ख़ास तौर पे मुस्तफ़ा कमाल जो इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, तो ज़ाहिर है मुस्तफ़ा कमाल पहले उस माजी में उस पार्टी के अंदर रह चुके हैं और उन्होंने वसीम अख्तर को करीब से देखा है। वो वसीम अख्तर को कोकेन मास्टर कहते हैं। अब वो कोकेन पीते हैं, वो पार्टीज़ करते हैं, वो क्या उनकी सरगर्मियाँ हैं, बहरहाल ये उनका ज़ाती मामलात हैं, और जो जानने वाले ज़ाहिर जानते होंगे क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन किरदार होना चाहिए जैसे मुस्तफ़ा कमाल का किरदार था, ये काबिलियत होनी चाहिए जैसे मुस्तफ़ा कमाल में थी, अहलियत होनी चाहिए जैसे मुस्तफ़ा कमाल में थी। तो ऐसे किरदार का शख्स हमें इस वक्त कोई सामने दिखाई नहीं देता, क्योंकि एम के एम में जो कुछ लोग हैं वो
सब उनको सब जानते हैं, आमिर खान को और फैसल ससवारी को, खालिद मकबूल सिद्दीकी को, इन सब के पीछे बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। तो और इसी तरह वो जो हकीकी बनी हुई है, उसमें आफाक अहमद की जो भी किरदार रहा है, वो एक अरसे से सियासत कर रहे हैं, मेरे ख्याल है 22-23 साल से ज़्यादा उनको अरसा हो गया है। तो उनकी कितनी उनको वोट पड़ता है और वो कितनी सीटें जीत लेते हैं, ये सबको अच्छी तरह पता है। तो सीटें जीतने के मामले में तो ज़ाहिर है कि अगर उर्दू बोलने वालों की बात की जाए तो अब तक जो सबसे ज़्यादा सीटें उर्दू बोलने वालों की जीत कर नुमाइंदगी करते रहे हैं असम्बली में, वो एमकेएम के लोग हैं। अब चाहे उनको आप अच्छा कहें या बुरा कहें, लेकिन वोट उनको पड़ता है। लेकिन इस बार उर्दू बोलने वालों को सोच समझ कर वोट देना चाहिए, आजमाए हुए को ना आजमाएं। अब उनको मौका दें जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं या माजी में कुछ कर चुके हैं। उम्मीद है कि इस दफ़ा वोट देते वक्त लोग इस बात को बहुत अहमियत देंगे कि ज़ात बिरादरी पर वोट नहीं देना, ज़ाती मफादात पर वोट नहीं देना। वोट देना है कराची को संवारने के लिए, कराची को बनाने के लिए, जो कराची बनाने का अहलियत रखता है, तजर्बा रखता है, जो बना चुका था और जो बना सकता है। अगर आप उसको वोट देंगे तो ये कराची वाले अपने हक़ में अच्छा करेंगे।